कल्पना कीजिए 15,000 फीट से ऊंची हिमालय की बर्फीली चोटियां, शून्य से नीचे का तापमान और खड़ी चट्टानों के बीच से गुजरता हुआ बकरियों और खच्चरों का एक लंबा काफिला जिनकी पीठ पर लदा है नमक। जी हां, वही नमक जिसे आज हम चंद रुपयों में खरीद लेते हैं, लेकिन पिछले 1500 सालों तक इसी नमक के लिए इंसानों और जानवरों के कारवां सैकड़ों मील पैदल चलकर हिमालय को पार करके भारत तक पहुंचते थे। उत्तराखंड, हिमाचल और नेपाल के लोगों का समुद्री नमक खाने का इतिहास यही कोई 200 साल पुराना होगा। उससे पहले सदियों तक इन हिमालयी भूभाग के समाजों ने तिब्बत का नमक खाया, तो महिलाओं ने तिब्बती खदानों से निकले सोने के गहने पहने। हिमालयी बर्फीली हवाओं से बचने के लिए तिब्बती ऊन से बने गर्म कपड़े पहने, तो शासक तिब्बती गठीले घोड़ों पर सवार हुए। लेकिन इसके बदले तिब्बत को क्या मिला? तिब्बत को मिली भूख से राहत। तिब्बती शीत पठारों में जिस चीज की कमी थी वह सभी उन्हें यहां से मिली, और उनमें था सबसे महत्वपूर्ण अनाज, सब्जियां, गुड़ और बर्तन। अब थोड़ा आकलन कीजिए कि सीमांत व्यापार का टर्नओवर क्या रहा होगा। 18वीं सदी में कुमाऊं कमिश्नर द्वारा सीमांत व्यापार पर लिखी गई रिपोर्ट, जिसे भोटिया महल भी कहते हैं, उसके अनुसार 1840 में महज पिथौरागढ़ के जौहार, दारमा और ब्यास घाटी के व्यापारियों ने कुल 79,375 रुपये का निर्यात किया, तो 15,05,700 रुपये के सामान का आयात किया। आज के लिहाज से यह करोड़ों अरबों रुपयों का आंकड़ा बैठता है। ट्रांस हिमालय में मौजूद दो देशों के बीच का यह व्यापार महज आमदनी का जरिया भर नहीं था, बल्कि यह दो सभ्यताओं के बीच का एक महत्वपूर्ण सेतु भी था। इसलिए थर्ड पोल .लाइव की इस खास डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कैसे 3000 साल पहले हिमालय के बीचों बीच दुनिया के सबसे पुराने व्यापारों में से एक, दुनिया के सबसे ऊंचाई पर मौजूद दर्रों से एक अद्भुत और साहसिक व्यापार की शुरुआत हुई। कैसे उस व्यापार ने दो देशों की संस्कृतियों और समाज को प्रभावित किया, और कैसे वह व्यापार आज भी जिंदा है। यह है उत्तराखंड का धारचूला कस्बा। पिथौरागढ़ जिले के सुदूर पूर्व में बसा धारचूला तहसील 3 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल इसके दक्षिण पूर्व में महज काली नदी के उस पार मौजूद है, तो तिब्बत उत्तर दिशा में है। आजकल यहाँ के व्यापारी एक सूचना से खासे उत्साहित हैं। खबर है कि भारत और चीन का सीमांत व्यापार फिर से खुलने जा रहा है। इस बार खुश होने का एक और बड़ा कारण भी है। इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि भारतीय व्यापारी अपनी ही गाड़ियों में लिपुलेख दर्रे तक जाएंगे, 1 किलोमीटर पैदल चलेंगे और फिर चीनी वाहनों से व्यापारिक मंडी ताकलाकोट पहुंचेंगे। यानी धारचूला से ताकलाकोट पहुंचने में जहां पहले 10 दिन तक लग जाते थे, वहां वे कुछ ही घंटों में होंगे। असल में 2020 में जब कोरोना संक्रमण की पहली लहर के कारण लॉकडाउन लगा था, तो चीन ने इस व्यापार को निलंबित कर दिया था। उस समय तक धारचूला से लिपुलेख दर्रे तक मोटर मार्ग का निर्माण भी पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन अब इन 6 सालों में ये सड़क भी बन गई है। बहरहाल आज तो ये व्यापार महज उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से हो रहा है, लेकिन किसी वक्त ऐसा नहीं था। आज से महज 70 साल पहले तक यह व्यापार उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी से लेकर हिमाचल के किन्नौर और लाहौल स्पीति से भी होता था, जहां के लोगों ने सदियों तक हिमालय के सीने पर अपने अदम्य साहस के निशान छोड़े। इसलिए महान यात्रियों ने इन्हें स्वर्ण गोत्री कहा। जब से हिमालय में इंसान बसे हैं, शायद तभी से हिमालय के दर्रों के आर पार होने वाले व्यापार का इतिहास मौजूद है। तिब्बत की कई यात्राएं कर चुके उत्तराखंड के प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर शेखर पाठक अपनी किताब दास्ताने हिमालय में बताते हैं कि इस वक्तव्य में सच्चाई है कि कैलाश मानसरोवर क्षेत्र की ओर
सबसे पहले ध्यान खींचने का काम देवताओं ने नहीं बल्कि सोने ने किया। मनुष्य की मूल अन्वेषण भावना भी इसके पीछे रही होगी। अनेक विद्वान यह भी कहते हैं कि इस क्षेत्र में तीर्थ यात्रा से पुरानी इस क्षेत्र में होने वाले वस्तु विनिमय आधारित व्यापार प्रणाली की कहानी है। यह सच्चाई से करीब लगता है क्योंकि कम संख्या में ही सही मध्य एशिया, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल और भूटान आदि के व्यापारियों ने कैलाश क्षेत्र में आना शुरू किया। यहाँ से होकर व्यापारिक कारवां गुजरते थे। वस्तु विनिमय की यह परंपरा कम से कम 3000 साल पीछे तक अतीत में खोजी जा सकती है। तिब्बत में मौजूद श्रेष्ठ धातु सोने से लेकर सर्वाधिक मामूली पर अत्यंत जरूरी नमक के अलावा ऊन, सुहागा, कस्तूरी के बीड़े, चंवर पूंछ, जड़ी बूटियां, खनिज औषधि, खालें, पंख और जीवित पशु जिनमें मुख्य रूप से याक, घोड़े, बकरी, भेड़ आदि ट्रांस हिमालय ट्रेड के विभिन्न सामान थे, जिनका विनिमय अनाज यानी चावल, दाल, सूखी सब्जियां, गुड़, धातु के बर्तन, कपड़ा, लकड़ी के बर्तन तथा स्थान विशेष के उत्पादों के साथ किया जाता था। मध्यकाल में ट्रांस हिमालय व्यापार का विस्तार हुआ और 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद उत्तराखंड और हिमाचल में इसका और विकास हुआ। यह तथ्य भी याद रखना होगा कि तिब्बत यूरोप के लोगों के लिए बंद था। सिर्फ हिमालयी समुदायों को कुछ मंडियों में आने की स्वीकृति वस्तु विनिमय के जरिए मिली थी। यह प्रक्रिया 20वीं सदी के प्रारंभ में तब अप्रत्याशित ऊंचाई तक पहुंची जब 1903 और 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय ल्हासा पर औपनिवेशिक हमला हुआ और ब्रिटिश शासकों द्वारा ट्रांस हिमालय व्यापार पर एकाधिकार कर लिया गया। तिब्बत का इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों के लिए खुलना हिमालयी तिब्बती इतिहास का एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय था। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के इस व्यापार पर अधिकार से पहले कुमाऊं के चंद राजवंश, गढ़वाल के पंवार और कश्मीर के डोगरा वंश के साथ नेपाली शासक विभिन्न समयों में पश्चिमी तिब्बत के कुछ भागों पर अधिकार करने में कामयाब रहे। यह लंबे समय तक हिमालयी शासकों के मन में मौजूद रही प्रच्छन्न इच्छा कही जा सकती है, पर इनमें से कोई भी शासक तिब्बत में अधिकार किए गए क्षेत्र को राजनीतिक रूप से अपने नियंत्रण में नहीं रख सका। पश्चिमी तिब्बत में ताकलाकोट तथा डाबा में जीत के बावजूद कुमाऊं और गढ़वाल के शासकों का लौटना तथा डोगरा सेनापति जोरावर सिंह का पश्चिमी तिब्बत में त्रासद अंत हमें स्पष्ट रूप से बता देता है कि किसी बाहरी शासक के लिए तिब्बत में राजनीतिक स्थायित्व पाना असंभव था। सच तो यह है कि शक्तिशाली चीन को भी तिब्बत के भीतर लगातार विरोध झेलने पड़े। पिथौरागढ़ का शौका समुदाय हर साल मौसम के हिसाब से तिब्बत की ओर जाता और लौटता था। इस तरह वे हिमालय पार करके होने वाले व्यापार में शामिल रहे। धीरे धीरे वही इस व्यापार के सबसे बड़े हिस्सेदार बन गए और बाद में कैलाश मानसरोवर यात्रा से भी जुड़ गए। उनकी वजह से तिब्बत और उत्तर भारत के मैदानों के बीच अनाज, नमक, ऊन, गहने और कपड़ों जैसी चीजों का आदान प्रदान होता रहा। इस लेन देन ने न सिर्फ उत्तराखंड, नेपाल और पश्चिमी तिब्बत के लोगों को जोड़ा बल्कि आसपास के कई अन्य समुदाय को भी। सदियों तक शौका लोग इस पूरे क्षेत्र में अलग अलग समाजों के बीच संपर्क का पुल बने रहे, जो आर्थिक भी था और सांस्कृतिक भी। फिर आया गोरखा शासन। 1790 से लेकर 25 सालों तक चले गोरखा शासन में इस ट्रांस हिमालयी व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ा। उत्तराखंड के व्यापारियों को 3 शासकों जिसमें गोरखा, जमुली, हुमली और तिब्बती शासकों को टैक्स देना पड़ता था। इसके बावजूद यह वस्तु विनिमय व्यापार चलता रहा क्योंकि इसका कोई सरल विकल्प न था। लेकिन हिमाचल के सीमांत व्यापारियों की कहानी बिल्कुल अलग थी। दरअसल 17वीं सदी में तिब्बत और लद्दाख के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। उस वक्त बुशहर यानी किन्नौर के राजा केहरी सिंह ने तिब्बत का साथ दिया। इस मदद से खुश होकर तिब्बत के राजशाही यानी 5वें दलाई लामा की सरकार ने किन्नौर के व्यापारियों पर टैक्स माफ कर दिया। किन्नौर के व्यापारियों को काफी बेहतर सुविधा मिलने लगी थी। इस सब के बावजूद उत्तराखंड के भोटिया व्यापारी कुछ खास नुकसान में नहीं थे।
जॉर्ज विलियम ट्रेल ने अपनी पहली रिपोर्ट में तिब्बत से निर्यात किए जाने वाले सामानों में मिश्री, मसाले, यूरोपीय कपड़ा तथा मूंगा को तथा आयात सामग्री में शॉल का ऊन, सामान्य ऊन, नमक, चीनी, रेशम, केसर, चमड़ा और खालें तथा घोड़ों को प्रमुख बताया है। वहीं ट्रेल की दूसरी रिपोर्ट में, जिसे भूटिया महल भी कहा जाता है, उसमें बताया कि निर्यात में 30,000 मन अनाज, 10,000 रुपये से अधिक दाम का कपड़ा, 10,000 रुपये से अधिक मूल्य के बर्तन तथा धातु सामग्री, 1,000 मन गुड़, 1,000 मन मिश्री, 10 मन मसाले, 10 मन रंग सामग्री, लकड़ी के बर्तन, मूंगा, मोती आदि थे। आयात सामग्री में 15,000 मन नमक, 1500 मन सुहागा, 600 मन ऊन, 100 फैटांग, सोना आदि थे। अन्य सामानों में पंखी, रेशम, चंवर पूंछ, दवाएं, मेवे, चमड़ा आदि थे। ट्रेल ने यह भी लिखा था कि 1816 से 1821 के बीच कुमाऊं का ट्रांस हिमालय व्यापार बढ़ा। जब आयात ज्यादा हुआ तो पहली बार व्यापार में नगद रुपये का इस्तेमाल हुआ। 1840-41 में जोहार के कुंगरी बिंगरी दर्रे से दारमा के दारमा दर्रे तथा ब्यास के लिपुलेख दर्रे से कुल 79,375 रुपये का निर्यात तथा 1,55,700 रुपये का आयात हुआ था। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में ट्रांस हिमालय व्यापार स्थिरता और वृद्धि के दौर में आ सका। 19वीं सदी के अंत में उत्तराखंड में राजस्थान में मौजूद खारे पानी की सबसे बड़ी सांभर झील का नमक आना शुरू हुआ, लेकिन लोगों को तिब्बत का नमक ही पसंद था, अतः उसकी मांग बनी रही। पहले और दूसरे विश्व युद्धों के दौर में भी भारत तिब्बत व्यापार धीमी गति से चलता रहा, लेकिन 1949 और 50 में तिब्बत में चीनी शासकों द्वारा प्रत्यक्ष कब्जा कर लिए जाने के बाद व्यापार घटता गया और भारत चीन युद्ध के बाद यह पूरी तरह रुक गया। इस तरह सदियों में विकसित एक आर्थिक सांस्कृतिक कार्यकलाप एकाएक ठहर गया। अगले 2 दशकों तक कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा और 4 दशकों तक व्यापार पूरी तरह रुक गया। सीमांत के समुदायों द्वारा हजारों साल में विकसित एक बहुआयामी व्यापार समाप्त हो गया। इसके बहुत दुर्गामी परिणाम हुए। जब व्यापार बंद हुआ तो सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, बल्कि लोगों के बीच का सांस्कृतिक आदान प्रदान भी रुक गया। यह रुकावट कुछ हद तक तब टूटी जब 1981 में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई और 1991 में सीमांत व्यापार को थोड़े बहुत औपचारिक रूप से खोला गया। लेकिन यह नया रूप पहले जैसा नहीं था। पहले लोग अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से यात्रा और व्यापार करते थे, लेकिन अब सब कुछ नियमों और सीमाओं में बदल गया। इस तरह की मशीनी गतिशीलता से थोड़ी आर्थिक कमाई तो हो सकती है, लेकिन वह सांस्कृतिक और सामाजिक संतोष नहीं मिल पाता जो पुराने समय के खुले और आत्मीय आदान प्रदान में मिलता था। उत्तराखंड के मुख्य हिमालय दर्रों से पारंपरिक ट्रांस हिमालय व्यापार संचालित होता रहा था। सीमांत के पास की सबसे नजदीकी मंडी को उसके पास की भारतीय घाटी या गांव के लोगों को आवंटित किया जाता था। टाकलाकोट मंडी ब्यास और चौदास वासियों को, चक्र मंडी दार्मियों को, ज्ञानिमा जोहारियों को और दार्मियों को, शिवचिलम मंडी नीतिवासियों को तथा छबरांक माणावासियों को आवंटित की गई थी। जब व्यापार 1991 में पुनः शुरू हुआ तो भारत और चीन के बीच एक अनुबंध पत्र पर 13 दिसंबर 1991 को हस्ताक्षर हुए। इसे 15 जुलाई 1992 को दोहराया गया। इससे सीमांती समुदायों में कुछ उत्साह और उम्मीदें जगी। एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल पर्वतीय विकास सचिव RS टोलिया के नेतृत्व में अगस्त 1993 में ताकलाकोट के व्यापार मेले में भी गया। 1992 में कुल निर्यात ताकलाकोट के नाके से 12.09 लाख और आयात 86,000 रुपये का था। फिर भी 1995 और 96 में यह व्यापार 70 लाख, 2015 में 4 करोड़ 88 लाख और 2016 में 5 करोड़ 96 लाख रुपए तक पहुंच गया था। इस व्यापार प्रतिनिधि मंडल के वापस आने के कई सालों बाद तिब्बत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास तथा व्यापार के स्वरूप में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज छोलदारी टेंट वाली भारतीय मंडी के स्थान पर भारतीय और नेपाली व्यापारियों को पक्के और स्थायी बाजार दिए गए हैं। भारत और नेपाल के व्यापारियों की संख्या बड़ी है, लेकिन व्यापार का अभी विस्तार होना है।
ताकलाकोट में चीन और तिब्बत की क्षेत्रीय सरकार द्वारा भारतीय व्यापारियों को दी गई सुविधा को एक नया और महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। यद्यपि आज तिब्बत के व्यापारी उत्तराखंड के गुंजी मंडी आने में बहुत दिलचस्पी नहीं लेते हैं। आज के उत्तराखंड का लिपुलेख, माणा, नीति हो या हिमाचल का शिपकिला दर्रा, हर जगह वीरानी छाई है। लेकिन इसी साल यानी 2026 से भारत व चीन की सरकार ने दोबारा इस सीमांत व्यापार को शुरू करने पर सहमति जताई है। पर क्या यह व्यापार हिमाचल के शिपकिला, उत्तराखंड के लिपुलेख और सिक्किम के नाथुला दर्रे से होगा? हालांकि इस बार यह व्यापार और इसका तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। सैकड़ों सालों तक जो कारोबार घोड़े, खच्चरों व बकरियों की पीठ पर लादकर होता था, अब वह माल मोटर गाड़ियों में लादकर तिब्बत तक पहुंच जाएगा। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे तक सड़क बन चुकी है। तय हुआ है कि अब चीन से पश्मीना, ऊन, बोरेक्स, रेशम, याक के बाल व खालें आदि आयात किए जाएंगे, जबकि भारतीय व्यापारी मसाले, कपड़े, सूखे मेवे, कृषि उपकरण, स्टेशनरी आदि का सामान तिब्बत की मंडियों तक ले जाएंगे। आज रास्ते बदल गए हैं, तरीके बदल गए हैं, लेकिन जब भी इन सीमांत घाटियों में हवाएं चलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे खच्चरों के गले में बंधी घंटियों की आवाज आज भी हिमालय के सन्नाटे में गूंज रही हैं।